आज हम समझेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। हम अपनी दैनिक जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, समझते हैं या कभी कभी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा भी बनते हैं। कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो काफी स्मॉल हो सकते हैं, जिसका किसी समाज पर या किसी देश पर कोई असर नहीं होने वाला, और कुछ ऐसे भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो पूरे विश्व के लिए दुखदाई साबित हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट कैसा भी हो, इसे हम पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा कन्फ्लिक्ट कभी कभी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है और एक सीरियस इश्यू बनकर सामने आ जाता है। कहने का मतलब, कन्फ्लिक्ट या तो दो व्यक्ति के बीच या कई व्यक्तियों के बीच या कई संस्थानों के बीच, और अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो देशों के बीच होता रहा है। सो कन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली अबाउट वायलेंस और हॉस्टिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट includes incompatibility or differences on position taken about an issue। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी ऐसे मुद्दे के आसपास होता है जिस मुद्दे पर कोई दो पक्ष जो हैं वो एग्री नहीं करते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस पोजीशन लेते हैं, जो आगे चलकर दोनों के एटीट्यूड में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट का भी रूप ले सकता है, या एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहां टेंशन बना रहे लेकिन वायलेंस ना हो रहा हो, ये रूप भी उसके द्वारा लिया जा सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट यानी हिंसात्मक रूप तभी अख्तियार करता है जब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई सुपीरियर फोर्स या कोई इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पक्ष हैं, जो पार्टीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर जो नेशंस हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल्स है उसको बैलेंस कर सके या उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कार्य कर सके। क्योंकि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अगर फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, और अगर ये फिजिकल फोर्स कुछ लीथल या ऐसे स्वरूप में आ जाता है जो बहुत बड़े डैमेज या इंजुरी का कारण बन सकता है, और कोई एक पक्ष पूरी तरह से अपने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करना चाहता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे खतरनाक स्वरूप सामने आ सकता है। जनरली चार तरह के बेसिक स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माने जाते हैं, और ये जो चार तरह के बेसिक स्टेज माने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या नेशन एक्सक्लूसिवली किसी एक ही स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट में हो, यानी वो एक साथ कई स्टेजेस जो कॉन्फ्लिक्ट के हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई इंडिविजुअल, इंट्रा पर्सनल, यहाँ पर्सनल का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं समझेंगे। जिस तरह से एक व्यक्ति निर्णय लेता है, जिस तरह से एक व्यक्ति अधिकारों से संपन्न होता है, उस तरह से व्यक्ति की तरह से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मान सकते हैं और किसी नेशन को भी मान सकते हैं, और एक इंडिविजुअल को भी समझ सकते हैं। जब कोई कन्फ्लिक्ट किसी व्यक्ति के भीतर ही चल रहा हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही चल रहा हो, या किसी नेशन के भीतर ही चल रहा हो, तो ये इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट के कैटेगरी या स्टेज में आएंगे। अब एक व्यक्ति के भीतर कैसे चल रहा होता है? अगर एक व्यक्ति अपने विचारों से संघर्ष कर रहा है, अगर वो किसी विचार पर निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, तो अपने अंदर का जो उसका संघर्ष है वो
इंट्रापर्सनल संघर्ष उस इंडिविजुअल के लिए कहा जाएगा। अगर एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपए हैं और उसकी 3 जरूरतें हैं जिसे वो 50,000 रुपए से पूरा कर सकता है, और वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सी अपनी जरूरत को ज्यादा महत्वपूर्ण समझे और इस पैसे से उस जरूरत को पूरा करे, और इस तरह के विचारों का संघर्ष उसके मन में चल रहा हो, तो ये इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट का स्टेज हुआ। उसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कई तरह के संघर्षों से जूझ रहा हो सकता है, जहां उसकी डिसीजन मेकिंग में अपने आप ही अंदर एक संघर्ष चल रहा हो कि वो अपने प्लान ए के साथ चले या प्लान बी के साथ चले। नेशन के साथ भी ऐसा होता है, जब नेशन ये सोचे कि उसे किस तरह से अपने देश के लिए कोई विशेष निर्णय लेना है, और वहां पर उस निर्णय के प्रति संघर्ष चल रहा हो, वहां पर उस निर्णय के प्रति, जहां पर ये कोई वायलेंट रास्ता रुख नहीं अपने अख्तियार होता है, जहां बस विचारों के क्रम में, जैसे विचार अगर व्यक्ति कहें तो मस्तिष्क में ही 2 तरह के विचार आते हैं, अगर नेशन के कॉन्सेप्ट में कहें तो पक्ष और विपक्ष 2 विचार जो किसी, जैसे अगर हम कहें कि क्या भारत पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक्सेप्ट करेगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बिल बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तो इस तरह के जो संघर्ष चल रहे हैं, वैचारिक संघर्ष चल रहे हैं, ये इसी कैटेगरी में आएगा जिसे कहेंगे इंट्रापर्सनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा देखते हैं जिसको कहेंगे इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा जहां व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या नेशन के भीतर ही चलने वाले संघर्ष के बारे में था, इंटर का मतलब हो गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या नेशन। अब 2 से ज्यादा इंडिविजुअल किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर आपस में संघर्ष पर उतर आए, तो ये इंटरपर्सनल संघर्ष होगा। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक नेशन का किसी दूसरे नेशन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज में ही आएगा। इसी तरह से तीसरा, इसे कहेंगे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यहां जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो एक अगर ग्रुप है, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अगर इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इन्हीं मेंबर्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसी को इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट स्टेज कहा जाता है। किसी आने वाले लोग या सदस्यों के बीच का आपस में कॉन्फ्लिक्ट। एक व्यक्ति के रूप में तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति या वन इंडिविजुअल जो है, उसके बारे में फिर वहां पर और मेंबर्स की बात नहीं हो सकती है। हाँ, एक परिवार के भीतर हो सकती है, एक समाज के भीतर हो सकती है, एक देश के भीतर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि देश या नेशन की बात करें तो वो सेम ग्रुप नहीं होता है, उसमें कई कम्युनिटीज या ग्रुप होती हैं, इसलिए देश को भी यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। मुख्यतः यह कन्फ्लिक्ट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप के भीतर है। जैसे अगर एक रिलीजियस ग्रुप है, एक रिलीजियस ग्रुप है और किसी रिलीजन से रिलेटेड मुद्दे पर उन्हीं के आपस में लोगों के बीच अगर किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है, तो वो होगा इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। अगर एक भाषा को बोलने वाले का अगर लैंग्वेज ग्रुप है और उनके भीतर
अगर तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है कि क्या हिंदी का भी महत्व बना रहना चाहिए या नहीं, तो इस तरह के सेम जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के जो सेम मेंबर्स हैं, उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट हो गया, इस तरह के कन्फ्लिक्ट आएंगे इंट्रा ग्रुप में। उसी तरह से चौथा जो कन्फ्लिक्ट का स्टेज है उसको कहेंगे इंटर ग्रुप। अब इंटर ग्रुप में जो कन्फ्लिक्ट होगा वो जब इंटर वर्ड लग जाता है, जैसे इंटरनेशनल लग जाता है तो दो देशों के बीच जो इंटरवर्ट लग जाता है तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसका उसके वैसे जैसे और किसी दूसरे के साथ, तो यहाँ इंटर ग्रुप हो गया तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप। अब जैसे हम कह सकते हैं कि एक नेशन के भीतर ये लागू होगा क्योंकि एक नेशन में कई ग्रुप होंगे, कई तरह के विचारों वाले ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, भाषाई ग्रुप्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग्स हो सकती हैं। अब इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट होंगे, जो संघर्ष होंगे, जो अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो जिस जिस तरह से पोजीशन लेंगे किसी मुद्दे पर, जो रुख अख्तियार करेंगे, ये कन्फ्लिक्ट किस लेवल पे होगा उसकी बात नहीं की जा रही है, कन्फ्लिक्ट के सिर्फ स्टेज की बात की जा रही है। कन्फ्लिक्ट का लेवल कुछ भी हो सकता है, उसकी बात आगे करेंगे कि कन्फ्लिक्ट कितने स्टेजेस में होते हैं, कैसे शुरू होते हैं और सबसे वायलेंट जो स्टेज है वो कैसे पहुंचता है। ये फ्लैट एक कन्फ्लिक्ट के स्टेजेस जो है उसके बारे में बात हो रही है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा पहले कहा कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या नेशन में बी इन्वॉल्व इन मोर देन वन एट ए टाइम, एक साथ इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट, कि एक नेशन के बीच दो ग्रुप में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक ग्रुप के भीतर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये एक के साथ कई स्टेजेस की स्थिति साथ में हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ कन्फ्लिक्ट की। द लाइफ साइकिल ऑफ अ कन्फ्लिक्ट की। लाइफ साइकिल ऑफ कन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि कोई कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत होने से लेकर किस किस दौर से वो गुजरेगा और कहाँ पर वो खत्म होगा। जाहिर सी बात है कि संघर्ष या कन्फ्लिक्ट है, आज तक इतिहास में कभी ऐसा ना रहा हो, नहीं रहा कि कन्फ्लिक्ट जैसा था वैसा ही किसी ग्रुप में, किसी नेशन के बीच या किसी समुदाय के बीच हमेशा एक ही स्थिति में रहा। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और जब परिवर्तन होते रहते हैं तो इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब कल कन्फ्लिक्ट नहीं था आज है, या आज नहीं है तो कल होगा, ज्यादा कल था तो आज कम है, या आज कम है तो कल ज्यादा होगा, और किसी दिन नहीं भी हो सकता है या कभी नहीं भी रहा होगा। अब जाहिर सी बात है जब डायनेमिक कन्फ्लिक्ट है यानी बदलते रहने वाली स्थिति है कन्फ्लिक्ट की, चाहे वो दो लोगों के बीच हो, ग्रुप के बीच हो या नेशन के बीच हो, तो कन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी, एक वर्ड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कन्फ्लिक्ट की स्थिति, कितना कन्फ्लिक्ट, क्या चरम सीमा कन्फ्लिक्ट की रही या होगी। यानी कि जब डायनेमिक है तो उसकी जो कन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी लेवल है वो भी चेंज होगा एक लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल का मतलब संघर्ष के शुरू होने और संघर्ष के खत्म होने तक के बीच की स्थिति के बारे में जो चर्चा हो रही है उसको कहा जा रहा है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की लाइफ साइकिल। क्योंकि किसी भी कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि हम उसके कन्फ्लिक्ट के साइकिल को समझें, ताकि कब और कहाँ अलग अलग स्ट्रेटजी जो है कन्फ्लिक्ट के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट को होने नहीं देना, और कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर कन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको कम करने के लिए किस तरह के
स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। तो कन्फ्लिक्ट साइक्लिक भी होता है। साइक्लिक का मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं था, कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट बहुत तेज हुआ, कन्फ्लिक्ट वॉर में बदल गया, वॉर से फिर सिचुएशन सुधरा धीरे धीरे, और फिर हम इस स्थिति में पहुंच गए जहां कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन फिर ये इसी स्थिति को दोहरा सकता है। जैसे हम भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखते हैं। तो कन्फ्लिक्ट के प्रिवेंशंस के जो मेजर्स होते हैं वो हमेशा कन्फ्लिक्ट के अर्ली स्टेज के लिए होते हैं। कन्फ्लिक्ट नहीं था और कन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है, तो उसके अर्ली स्टेज में ही कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के मेजर अप्लाई हो सकते हैं। और जब कन्फ्लिक्ट पूरी तरह से हो चुका है, सामने आ चुका है, तो उसके बाद कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ही मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सबसे लास्ट का स्टेज है, जहां कन्फ्लिक्ट जब पूरी तरह से वायलेंट एक अपना रूप ले चुका है, स्टेजेज में आ चुका है, तो वहां से कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के मेजर अपनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो किसी भी कन्फ्लिक्ट के स्टडीज, किसी भी कन्फ्लिक्ट के इंटेंसिटी के 5 लेवल्स होते हैं। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी। और ये क्या होते हैं? स्टेबल पीस, अनस्टेबल पीस, ओपन कन्फ्लिक्ट, क्राइसिस एंड वॉर। स्टेबल पीस, जहां पीस यानी शांति कायम है, स्टेबल है, एक ऐसा सिचुएशन जहां दो पार्टीज जो जिनके बीच कन्फ्लिक्ट संबंधी चर्चाएं होने वाली है, या जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, या जहां अभी पोजीशन ऐसी है कि इनके बीच जो टेंशन है वो काफी लो है, और इनके बीच कनेक्शन और कोऑपरेशन बना हुआ है। ये दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, इनके बीच कनेक्शन बना हुआ है, इनके बीच संवाद, उनको रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू या सेकंड हर तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन की स्थिति इनके बीच जो बनी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबल पीस, अभी शांति की स्थिति है, शांति अस्थायी रूप से कायम है। ये पहला स्टेज है कन्फ्लिक्ट साइकिल का। कन्फ्लिक्ट स्टडीज के जो लेवल होते हैं उसका ये पहला स्टेज होता है। उसके बाद स्थिति जो बिगड़ने वाली होती है, जहां पर पीस अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि अब शांति भंग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसी एक पक्ष के द्वारा। ये हमेशा दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि किसी विशेष पक्ष के द्वारा ही शांति भंग करने संबंधी कदम उठाए गए या उपाय किए गए, या ऐसा कुछ हरकत की गई जिससे कि शांति भंग होने की स्थिति आई। तो किसी एक पक्ष के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके चलते इनके बीच जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम या खत्म होता है, जिसके चलते धीरे धीरे इनके बीच जो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है, वो कोऑपरेशन में कमी आती है। इसमें ये कोऑपरेशन धीरे 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 कम होता चला जाता है। इससे इन दोनों के बीच शांति में कमी आती है। ये अनस्टेबल पीस का दौर होता है। उसके बाद का दौर जो शुरू होता है जिसको कहते हैं ओपन कन्फ्लिक्ट। ओपन कन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे की शक्ति को कम करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें तो अलग स्थिति होगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल के पास की बात करें, और यहाँ पर दो पार्टीज हैं, वो दोनों एक अलग अलग नेशन हैं, नेशन ए और नेशन बी। तो यहाँ ओपन कन्फ्लिक्ट में दोनों कई तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, जहां
अपने यहाँ दूसरे देश के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हो जाना, जो ये इन देश के नागरिकों को कहेगा देश छोड़ने के लिए, ये इनके को कहेगा देश छोड़ने के लिए, आपस में ये दूसरे देश जिसके साथ ये विरोध में है उनके नागरिकों को देश छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे। सारे इनके बीच संपर्क टूट जाएंगे, सेनाएं तैयार हो जाएंगी, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, डिप्लोमेटिकली भी इनका जो कनेक्शन है वो सारा ऑफ हो जाएगा और प्रोपेगेंडा वार शुरू हो जाएगा। तो ये ओपन कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई। क्राइसिस वो फेज है जहां युद्ध यानी वॉर एकदम इमिनेंट नेसेसरी हो जाता है, बट अभी वॉर शुरू नहीं हुआ है। और क्योंकि वॉर के फेज में काफी जो इंटेंस वायलेंस होता है, लेकिन क्राइसिस के फेज में वॉर शुरू होने की ठीक एक पहले की स्थिति होती है, जहां कभी भी वॉर शुरू हो सकता है, जहां सेनाएं काफी बॉर्डर के पास तक चली जाती हैं, हथियार मिसाइल्स सारे अलर्ट पे होते हैं, दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए किसी मध्यस्थता वाली किसी स्थिति से भी इनकार कर देते हैं। और एक ऐसी स्थिति होती है जहां बस यह देखा जाता है कि अब वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। ओपन कॉन्फ्लिक्ट में वो स्थिति होती है जहां कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है और इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जहां मिलिट्री ऑप्शन पे विचार किया जाता है, लेकिन क्राइसिस के स्तर पे ये काफी इंटेंस मेजर्स शुरू हो जाते हैं। और वॉर का जो फेज है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन वॉर को हम देख रहे हैं, जहां हर पार्टी दूसरे पार्टी को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाहती है, जहां खतरनाक हथियारों का प्रयोग भी शुरू हो जाता है। और ये कितने विध्वंसकारी हथियारों के प्रयोग तक जाएगा, ये दोनों पार्टीज के किस तरह के मूवमेंट्स हैं, किस तरह की मिलिट्री स्ट्रेटजी है, उसके अनुसार निर्धारित होता है। कौन किस तरह से दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, किसके पास कितनी ताकत है और किसको कितना नुकसान हो रहा है, और कितने नुकसान पर कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और किस तरह के विध्वंसक हथियार अपनाने चाहिए। ये वॉर के फेज में, जहां पर जान माल का काफी नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है हर पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को, जहां सैनिकों को मारना, उनको बंदी बनाना और इस तरह की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। अगर दो नेशन के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदल चुका है, तो ज्यादातर वॉर तो, जब भी वॉर शब्द का प्रयोग होता है तो जनरली ये दो देशों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर ही होता है। तो इसमें हम दो नेशन की ही बात करेंगे, जहां एक नेशन दूसरे नेशन को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है, या तो वहां सरकार अपने मनपसंद की वहां पर वो बिठाना चाहता है जो उसके ऑर्डर को फॉलो करे, या पूरी टेरिटरी को ही अपने अधिकार में ले लेने की कोशिश करता है। तो ये हम जैसे अगर हम भारत और पाकिस्तान के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, कभी स्टेबल पीस रहता है, कभी अनस्टेबल पीस का दौर होता है। अभी अनस्टेबल पीस का दौर है। एक समय आता है कभी कभी, जो हमने पास्ट में कई बार देखा है, ओपन कन्फ्लिक्ट क्राइसिस, और वो वॉर में बदलते हुए भी हमने देखा है। और आज भी ये साइक्लिक फॉर्म में, हमें नहीं पता ये आज का अनस्टेबल पीस कल कैसे ओपन कन्फ्लिक्ट में बदल जाए, और ये क्राइसिस आगे चलकर फिर कभी वॉर में बदल सकती है। विश्व में कई देशों के बीच इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट साइकिल हैं वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्राइसिस वाला स्टेज है, यहीं पर इस क्राइसिस को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्राइसिस प्रिवेंशन के क्या मैकेनिज्म होंगे, इसके लिए अलग थ्योरीज हैं, इसके लिए अलग से चर्चाएं होती हैं। अभी हम यही समझते हैं आगे, फिर हम बात करेंगे क्राइसिस रेजोल्यूशन या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की।